नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर धरती डोली है, जिसने हाल ही में वैज्ञानिकों के उत्तराखंड में भूकंप आने की भविष्यवाणी को सच साबित किया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने अनुसार शनिवार तड़के उत्तराखंड के चमोली जिले में भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार यह भूकंप जमीन में 10 किलोमीटर की गहराई पर रहा है। इससे पहले उत्तराखंड में 8 जुलाई को भी भूकंप दर्ज किया गया था। उत्तरकाशी में आए इस भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। एनसीएस ने बताया है कि यह झटका दोपहर 1:07 पर लगा था और इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। आपको बताते चले कि उत्तराखंड सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। यहां नियमित भूकंपी हलचलें रिकॉर्ड की जाती हैं। 1991 में उत्तरकाशी और 1999 में चमोली में आए भूकंप सबसे विनाशकारी रहे हैं। तो उत्तराखंड में अब तक आए भूकंप और उसको लेकर ये जानकारी आपके सामने। 29 जुलाई 2023 को पिथौरागढ़ में भूकंप आया। उसके बाद रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई थी। उत्तरकाशी में 11 अगस्त 2022 को भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई थी और साथ ही साथ 7 नवंबर 2021 को पिथौरागढ़ महसूस हुए झटके पिथौरागढ़ में, और यह भी एक बड़ा भूकंप था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी 3 के आसपास मापी गई थी। 8 दिसंबर 2020 को देहरादून में भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.4 रही। उस समय पे उत्तरकाशी में 1 मई 2020 को महसूस हुए भूकंप के झटके, और इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर जो है वो 3.8 मापी गई थी। इतना ही नहीं, ये सिलसिला और भी है। 20 अप्रैल 2020 को उत्तरकाशी में भूकंप आया और जिसकी तीव्रता जो है वो 3.5 मापी गई थी रिक्टर स्केल पर। 29 मार्च 2020 को रुद्रप्रयाग में एक भूकंप आया। इसमें जो है वो 4 के आसपास इसकी जो तीव्रता है वो उस समय मापी गई थी। साथ ही साथ 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में बड़ा भूकंप हुआ था और उस समय भी ये रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई थी। ये बहुत बड़ा भूकंप था। क्षति इसमें हुई थी 768 से अधिक मौतें हुई थी और भारी तबाही 1991 में हुई थी। 29 मार्च 1999 में चमोली में दूसरा बड़ा भूकंप आया और इसको रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है वो 6.6 रही। आप ये दोनों जो झटके देखेंगे ये 6 के ऊपर हैं और इसमें क्षति जो है हुई थी वो 100 से अधिक मौतें हुई और हजारों मकान जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। पुलिस ने युवाओं का धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे छांगुर बाबा गिरोह के 5 लोगों के खिलाफ रानी पोखरी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति को बृहस्पतिवार को यूपी एटीएस भी पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी। पुलिस ने अब यह कार्रवाई रानी पोखरी क्षेत्र के कारोबारी की शिकायत पर की है। आरोपियों ने उनकी बेटी का भी धर्मांतरण करने की कोशिश की थी। ये रैकेट इंस्टाग्राम के माध्यम से चलाया जा रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि यूपी एटीएस ने दून पुलिस से संपर्क किया था। एटीएस ने अब्दुल रहमान और डोईवाला से मरियम नाम की युवती को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और इस सूचना के आधार पर देहरादून पुलिस ने भी अपनी टीम गठित की है और मामले की गहन पड़ताल शुरू की है। इस दौरान कुछ संदिग्ध इंस्टाग्राम आईडी की निगरानी की गई। इस काम में एसटीएफ का भी तकनीकी रूप से सहयोग लिया गया। उत्तराखंड से संबंधित इंस्टाग्राम आईडी की पड़ताल की गई तो यह रानी पोखरी क्षेत्र की एक युवती की निकली है। पता चला कि यह युवती शंकरपुर से हिरासत में लिए गए अब्दुल रहमान के संपर्क में थी। हाँ, देखिए, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रकरण अभी धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है वो यूपी एटीएस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और वहाँ सीनियर अधिकारियों के टच में लगातार है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर भी इसके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। इस संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए वो उनको वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, क्योंकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुष्ट गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, खासकर देहरादून में या उत्तराखंड में, कि इसके बाद कोई इन्फ्लुएंस करके या किसी का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया तो डेफिनेटली उस पर भी उत्तराखंड पुलिस या देहरादून पुलिस में ऐसा कोई मैटर आता है उस पर भी हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो प्राथमिक जानकारी जो हमारा कोऑर्डिनेशन सीनियर अधिकारियों के साथ है उसमें अभी कोई पुख्ता अभी ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की गई है जिसको अभी आपके माध्यम से इसको बताया जा सके। बट लगातार उनके टच में भी है। जैसे कोई अपडेट आएगा तो उसमें ज़रूर इसमें आप लोग को उसमें शेयर किया जाएगा। हाँ, देखिए, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रकरण अभी धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है वो
यूपी एटीएस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और सीनियर अधिकारियों को टच में लगातार है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर भी इसके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। इस संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए वो उनको वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, क्योंकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, खासकर देहरादून में या उत्तराखंड में, कि इसके बाद कोई इन्फ्लुएंस करके या किसी का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया, तो डेफिनेटली उस पर भी उत्तराखंड पुलिस या देहरादून पुलिस में ऐसा कोई मैटर आता है उस पर भी हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो प्राथमिक जानकारी जो हमारा कोऑर्डिनेशन सीनियर अधिकारियों के साथ है उसमें अभी कोई पुख्ता ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की गई है जिसको अभी आपके माध्यम से इसको बताया जा सके। बट लगातार उनके टच में भी है, जैसी कोई अपडेट आएगा तो उसमें ज़रूर इसमें आप लोग को। वहीं जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल ने मानसून के चलते आपदा के दृष्टिगत कालसी से लेकर चक्राता तक की सड़कों का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी देहरादून चक्राता की लाइफलाइन कहे जाने वाले जजरेट भी पहुंचे और उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ जजरेट की समस्या के संबंध में जानकारी ली है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि पहाड़ों से आने वाले पत्थरों और मलबे को तुरंत हटा दिया जाए। जिलाधिकारी ने मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि जल्द ही जजरेट की समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग की भूमि को पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर किया जा रहा है और जल्द ही इस समस्या को सही किया जाएगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा सभी अस्पतालों का भी निरीक्षण किया गया है। हमारा चक्राता रीजन है, राइट फ्रॉम त्यूनी अप टू कालसी, सैया, लाखा मंडल, इसमें हमारा जिले का सब्सटेंशियल एरिया कवर होता है और मानसून के दृष्टिगत ये संवेदनशील क्षेत्र है। सो फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कनेक्टिविटी। हमारे NH हैं, SH हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं। तो यहाँ पर हमारी कैसी तैयारी है, हमारी प्रिपरेशंस कैसी हैं कि रिस्पांस टाइम हमारा न्यून हो इन केस ऑफ लैंडस्लिप्स, लैंडस्लाइड्स, कहीं पर कोई ब्रेस्ट वॉल्स या रिटेनिंग वॉल्स यील्डिंग की कंडीशन में तो नहीं है, और JCBs हमारी जहाँ जहाँ पर हमने प्रिस्क्राइब किया है वहाँ पर स्टेशन है या नहीं। तो एक निरीक्षण का विषय ये था। हमारे इलेक्शंस भी गतिमान है तो हमारी पोलिंग पार्टीज को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाने की। अगर कनेक्टिविटी सही है तभी हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल्स हैं, कोई एसेंशियल सर्विसेज हैं, विद्युत आपूर्ति है, हमारे जल संस्थान के इंस्टॉलेशंस हैं, वो उसी दिशा में सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगे। तो कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन और दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो हमारे आज क्रॉनिक जोन्स हैं जैसे जजरेट है या सिमल्टी है, जजरेट में लॉन्ग पेंडिंग एक इशू था कि वन भूमि नहीं मिल पा रही थी CA लैंड, तो उसके लिए हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में विशेष प्रयोजनों का इस्तेमाल करते हुए आज PWD को अनुमति दे दी है। वो अपना प्रोटेक्शन वर्क दैट इज फॉर दी सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स उसमें वो कर सकते हैं। उसमें नो नीड टू प्रोवाइड CA लैंड टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वो आज आदेश इनका जारी हो गया है, तो नाउ दे कैन प्रोसीड फॉरवर्ड और यहाँ पर जो हमारा स्लोप स्टेबलाइजेशन का कार्य है वो गति पकड़ेगा। सेकेंड, हमारे जो यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, वहाँ पर हमारे रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी हमारा निरीक्षण लॉन्ग पेंडिंग था क्योंकि हमारे जिले में 3 KGBV हैं, उसमें से ये हमारा इट वाज लेफ्ट आउट। और सेकेंडली हमारा जो CHC है चक्राता में जो हमारा मेन पॉइंट है, सेकेंडरी पॉइंट है ऑफ रेफरल, यहाँ के एक मेजर कैचमेंट एरिया के लिए, तो वहाँ पर हमारी व्यवस्थाएं कैसी हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसका भी जायजा लिया जाए। आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल अब कहीं न कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में सीवर का कार्य चल रहा था जिसको अचानक मेयर सौरभ थपलियाल ने रुकवाया है। उनका कहना है कि बरसात के समय में निश्चित तौर पर सड़क नहीं बन सकती है और जिसके कारण वहां पर कीचड़ होगा और कीचड़ होने के कारण कहीं न कहीं आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
इसके मद्देनजर सीवर के कार्य को रुकवाया गया है और जहां तक संभव हो चुका है वहां तक सड़कों का निर्माण किया है। देखिए, सीवर का कार्य जल संस्थान जो कर रही है, इसको हमने रोकने का कार्य किया। हमने कहा कि अभी बरसात के समय पे इस कार्य को मत कीजिए, क्योंकि बरसात के समय पे आप इसे कार्य को करते हैं तो उसके बाद वहाँ पे निश्चित तौर पे सड़क तो बनेगी नहीं, तो सड़क नहीं बनेगी तो वहाँ पे कीचड़ होना ही है। तो और फिर उसको एक बरसात का या कुछ समय उसको दिया जाता है ताकि वो मिट्टी वहाँ पे बैठती भी है। तो इसके मद्देनजर हमने उनसे कहा था कि इसको रोका जाए, तो उन्होंने रोका भी है। पूरे देहरादून शहर के अंदर जहाँ पे भी आउटर क्षेत्र में सीवर का कार्य हो रहा था उसको हमने रुकवाया है, और जहाँ तक संभव हो सका वहाँ तक हमने वहाँ पे सड़कों का निर्माण कराना या फिर वहाँ पे जो है जो बजरी वगैरह वहाँ पे डाल के किस प्रकार से वहाँ पे कीचड़ वगैरह ना हो, इसकी व्यवस्था करी है। इधर रामनगर पीएनजीपी महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड सरकार ने महाविद्यालय परिसर में आवासीय भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से कुल 12 आवासीय कक्ष बनाए जाएंगे, जिनमें 8 कक्ष शिक्षकों के लिए और 4 कक्ष नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर प्यारेलाल नंदकिशोर गलवौलिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर NC पांडे ने बताया है कि लंबे समय से महाविद्यालय में शिक्षकों के रहने की कोई सुविधा नहीं थी। इस कारण कई शिक्षक पास के शहरों से रोजाना आना जाना करते थे या उन्हें महंगे और असुविधाजनक मकानों में रहना पड़ता था। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को उनके स्तर के अनुरूप आवास नहीं मिल पा रहे थे, जिससे काफी दिक्कतें हो रही थी। डॉक्टर पांडे ने कहा कि कॉलेज प्रशासन की ओर से सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 8 अध्यापकों और 4 शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए रेजिडेंशियल भवन की मांग की गई थी। उत्तराखंड शासन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 8 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है। रामनगर महाविद्यालय में अभी तक टीचर्स के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, और इसकी वजह से काफ़ी टीचर या तो आसपास के शहरों से आना जाना करते थे या शहर में असुविधाजनक या कम व्यवस्थाओं वाले मकानों में रहने के लिए मजबूर थे या उनके स्तर के मकान उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने रामनगर महाविद्यालय के लिए आवासीय भवन की व्यवस्था की है, और हमारा प्रस्ताव था जिसमें 8 प्राध्यापकों के लिए और 4 शिक्षणेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए 12 रेजिडेंसेस बनाने का हमारा प्रस्ताव था। और हम धन्यवाद करते हैं उत्तराखंड शासन का कि उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और हमारी ये योजना सफल हुई है। और लगभग 8 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग में लगने वाले हैं। इसकी अभी हमारा प्रारंभिक प्रस्ताव गया था, अब उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन करके शासन को जाएगी और धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। इसमें 8 करोड़ के लगभग हमारा प्रस्ताव था। अब उसमें अगर कुछ उनकी जो टेक्निकल कमेटी है हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन करे, लेकिन लगभग 8 करोड़ रुपए का धनराशि महाविद्यालय को जारी की जाएगी, 12 कक्ष बनेंगे, जिसमें 8 टीचर्स के रेजिडेंस बनेंगे। इधर हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा बंदरों को पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी गई है और बंदरों के आतंक से छूट दिलाने के लिए नगर निगम के द्वारा मथुरा की एक संस्था के साथ अनुबंध किया गया है, जिसके क्रम में वार्ड 5 पालीशीट में बंदर पकड़ने का अभियान शुरू हो गया है। कुछ दिन पूर्व ही यहां पर बंदर ने कुछ लोगों को काटकर घायल किया था। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही आवारा गोवंश को भी सड़क से बाहर करने की मुहिम भी चल रही है, जिसके क्रम में हल्दू चौड़ में एक नई गौशाला बन रही है, जिसमें शेड बनाने का काम अगस्त माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। हल्द्वानी की सड़कों पर घूमने वाले सभी आवारा गौवंश को उठाकर हल्दू चौड़ गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। वंश सड़कों पर घूम रहे हैं, उसको लेकर निगम ने लगातार अभियान चलाया। हमारी गौशाला की जितनी क्षमता थी उतने गौवंश हम लोग सड़कों से उठा चुके हैं। इसके बाद अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी गौशाला के सेकेंड फेज़ के लिए पैसा रिलीज़ किया है। भूमि पूजन हो चुका है। हम लोग ने आग्रह किया है कार्यदायी संस्था से अगस्त लास्ट तक वो हमको इसके शेड बनाकर दे देंगे, और जैसे ही हमारा ये शेड निर्मित होगा हम लोग का एक मेन उद्देश्य रहेगा कि हम जो हल्द्वानी की सड़कों पे जितने भी आवारा गौवंश हैं एक एक उनको उठाकर हम आश्रय दें, ये हमारी प्राथमिकता में होगा। इसके अलावा शहर में बंदरों का आतंक भी लगातार हो रहा था और इसको लेकर भी वार्ड 5 में विशेष रूप से अभी बंदर ने अटैक करके एक व्यक्ति को काट भी लिया था। तो उसमें हम लोगों ने पहले तो वन विभाग से इसमें वार्ता करी और डीएफओ साहब ने इसमें हमें एक पिंजरा भी उपलब्ध कराया, लेकिन इसके लिए कि प्रॉपर जो ट्रेन टीम होती है वो मथुरा की बताई गई। उसके बाद हम लोग ने उनसे कांटेक्ट किया है, वो आज नगर निगम में आ चुके हैं। उनके साथ हम अनुबंध कर रहे हैं। शहर के जितने भी बंदर हैं इस तरीके से जिन्होंने आतंक फैलाया है, जो काटने वाले हो गए हैं,
उनको इसमें पकड़ना प्रारंभ कर दिया जाएगा। बरसात के मौसम में वायरल और टाइफाइड जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में इन दिनों मरीजों का तांता लगा हुआ है। बेड की कमी होने के कारण एक बेड पर 2 मरीजों को देखा जा सकता है। बेड की कमी होने के बाद भी अस्पताल में मरीजों का उपचार किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया है कि जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या काफी बढ़ी हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मरीज हैं। इनमें वायरल के, हेपेटाइटिस और खून की कमी के मरीजों की भी संख्या बढ़ी हुई है। उस हिसाब से ज्यादा बेड की जरूरत पड़ रही है और एक बेड पर 2 मरीज हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों यहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी आए थे। उन्होंने इस संबंध में उच्च अधिकारियों के लिए भी लिखा है और आगे मांग की है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह अस्पताल 50 बेड का किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में काफ़ी मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। ये विभिन्न प्रकार के मरीज़ हैं, वायरल के भी हैं, खून की कमी के भी हैं, हेपेटाइटिस के भी हैं, अलग अलग तरह के मरीज़ हैं। यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है तो उस हिसाब से ज़्यादा बेड की ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ अभी जो आज ही आपने देखा, जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कि एक बेड पे 2 मरीज आ रहे हैं, तो वो मरीजों की जाति के कारण है कि मरीज ज़्यादा हो गए हैं संख्या में और यहाँ पर बड़े अस्पताल की ज़रूरत है, जिसमें हमारे अभी पीछे माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने इस संबंध में ऊपर के लिए भी लिखा है और आगे मांग भी की है और आगे हमें आश्वासन भी दिया है कि ये अस्पताल 50 बेड का कर दिया जाएगा। जो जैसे वायरल या डायरिया के मरीज आ रहे हैं तो वो एक पानी अपना एक साफ़ सफाई रखें, साथ में घर में किसी को वायरल हो तो उसको थोड़ा आइसोलेट कर दें। जैसे बच्चों को होता है या बाहर खाते पीते हैं, उनको डायरिया या हेपेटाइटिस होता है बरसात के उस समय, तो इस समय बाहर का खाना बिल्कुल ना खिलाएं और पानी भी अगर बढ़ते आगे रामनगर नैनीताल मौसम की करवट बदलते ही बढ़ती गर्मी के कारण इंसानों के साथ साथ वन्यजीवों का भी जीना दुश्वार हो चुका है। अधिक गर्मी के कारण वन्यजीव आबादी की ओर चले आ रहे हैं, जिसके चलते रामनगर में सांपों की जान बचाने में कॉर्पोरेट प्रशासन, वन विभाग व सेवा द स्नेक ने अपनी टीम गठित कर सांपों को बचाने में जुटे हैं। तराई पश्चिमी के एसडीओ मनीष जोशी, रेंज अधिकारी धर्मानंद सुनाल, वन दरोगा वीरेंद्र पांडे के नेतृत्व में सेव द स्नेक एंड वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी ने वन विभाग के सहयोग से 2 ही दिनों में 51 सांपों को ग्राम व घरों से रेस्क्यू कर से घने जंगलों में आजाद किया गया है। बरसात के मौसम में उमस के कारण से और पानी में बह किया जाने के कारण से कई कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सर्पों के निकलने की घटनाएं आ रही हैं। तो जो सेव द स्नेक सोसाइटी है वो हमारे तराई पश्चिम वन प्रभाग और रामनगर वन प्रभाग, कॉर्बेट, इनसे क्षेत्र से लगे हुए जो गांव हैं उन गांव में जो सांप हैं उनको रेस्क्यू करती है और उसके बाद फिर उनको उनके जो प्राकृतिक वास स्थल है उसमें छोड़ने का कार्य करती है। तो उसी क्रम में करीबन 2 दर्जन से अधिक पिछले 1-2 दिन में जो सांप रेस्क्यू किए गए थे वो आज उनके प्राकृतिक वास स्थल में छोड़े गए। सांपों में कोबरा मुख्यतया, इसके अतिरिक्त जो रेड स्नेक है इसको हम धामन भी बोलते हैं, और पाइथन और इसी प्रकार से कुछ अन्य जो जनरल सांप दिखाई देते हैं। जहां लाखों की तादाद में कांवड़िया गंगाजल लेकर अपने मंजिल की ओर लौट रहे हैं, तो वहीं इन लाखों शिव भक्तों की भीड़ में एक नन्ना गोपाल शिव भक्त करनाल से हरिद्वार अपने परिजनों के साथ गंगाजल लेने पहुंचा। शिव भक्त गोपाल की उम्र 4 साल बताई जा रही है। गोपाल के पिता ने बताया है कि मेरा बेटा बीमार रहता था, तब मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए तो वह अपने बेटे को अपने साथ हरिद्वार कांवड़ यात्रा पर लेकर जाएगा और ईश्वर की कृपा से उसका बेटा स्वस्थ हो गया है। तो वह अपने बेटे और अपने पिता के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गांव हरियाणा पहुंचकर गंगाजल चढ़ाएंगे। ये करनाल में लेकर जाना है जमुना, करनाल के पास हमारा गाँव है चोरा माजरा। हाँ जी, करनाल से 15 तारीख में जी। गंगाजल लेकर आ रहे हो? हाँ जी, 17 तारीख में उठाया था जी। कहाँ पर चढ़ाओगे जल? अपने गांव में चढ़ाएंगे चोरा माजरा जी के पास। कितने किलोमीटर का आना जाना? ये जी कोई ऐसा होगा 180 के करीब जी। ये बेटा है आपका जो? हाँ जी। ये भी ऐसी यात्रा कर रहा है? हाँ जी। क्या कोई मतलब मन्नत वगैरह थे आपकी? ना जी, बस वैसे या जी वो था जी, बीमार हुआ था ये, इसकी उठती थी जी 5-7 कावड़ करानी जी इसकी। ये हमारा गांव पड़ता है करनाल के पास, चोरा माजरा गुंडा के पास। जिला हमारा करनाल है, तहसील हमारा गुंडा जी। और जिस पोते को लेकर मैं हरिद्वार गया था और हरिद्वार से मैंने एक गंगाजल उठाया, तो इसको लेकर अपने गांव जा रहे हूँ। वैसे
ये इसकी 4 साल है जी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसकी। हाँ जी। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की निष्पक्षता और शांति सुनिश्चित करने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के सख्त निर्देशों पर मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में काशीपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। काशीपुर कोतवाली पुलिस टीम ने अवैध शराब के परिवहन की गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह अभियुक्त एक कार में अवैध रूप से 10 पेटियां अंग्रेजी शराब ले जा रहे थे। पुलिस ने न केवल तीनों तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा है, बल्कि तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही राशन डीलर पर लगाम कसने की बात करते हों, लेकिन अभी भी राशन डीलर राशन को ब्लैक करने से बाज नहीं आ रहे। हमारे संवाददाता ने एक राशन की दुकान पर पहुंचकर रियलिटी चेक किए तो वहां एक राशन डीलर द्वारा ब्लैक में राशन दिया जा रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि राशन में कोई एंट्री उसके राशन कार्ड में नहीं थी। इसके बाद भी वहां काफी मात्रा में राशन ले जा रहा था। दूसरी बड़ी बात, जिस नमक के पैकेट में 8 रुपए दाम लिखा था, वो भी कस्टमर को 10 रुपए में मिल रहा था। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक और कहीं न कहीं अवैध राशन पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार रेखा आर्य जो खाद्यान्न मंत्री हैं वो भी यही कहती हैं कि जो पात्र हैं सिर्फ उन्हीं को राशन मिलेगा। लेकिन आज हम पहुंचे हैं एक दुकान पर और आप देख सकते हैं कि ये सरकारी राशन की दुकान है, सस्ते गल्ले की दुकान है जो कि लक्ष्मण चौक पर पड़ती है। और ये जो दुकान है ऑपरेटिव सोसाइटी दुकान नंबर 3 के नाम से यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से अभी हमने देखा कि एक स्कूटी पर 2 कट्टे राशन के ले जाते हुए एक व्यक्ति था जिसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुका। लेकिन उनका कहना था कि उनको जो सरकारी राशन दिया गया है उनकी 9 यूनिट है, उसी के हिसाब से उनको राशन मिला है। लेकिन जब हमने उनका राशन कार्ड चेक किया तो उनके राशन कार्ड पर कोई भी एंट्री आज की तारीख की नहीं थी। और वही देखेगा कि जो दुकान मालिक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि क्या जो राशन उनको दिया गया है वो यहाँ पर रजिस्टर में चढ़ाया गया है या नहीं चढ़ाया गया, उसके लिए बात करेंगे। भाई साहब थोड़ा साइड देना। मैम, जो अभी हमने देखा कि 2 कट्टे एक स्कूटी पे ले जाते हुए नजर आए, उनको क्या किस नाम से राशन कार्ड था उनका और कितनी यूनिट मिली है? यशोदा के नाम से कार्ड है, 9 यूनिट का कार्ड है और जुलाई अगस्त 2 महीने का राशन दिया गया। 9 यूनिट में कितना राशन दिया गया भैया? कितना था? 34 किलो गेहूँ है, 35 किलो गेहूँ है उनका और 27 कितना हो गया? 54 किलो उनका चावल था। मंडवा कितना था? 2 किलो मंडवा था, 4 पैकेट नमक थे। मैम, लेकिन उनकी जो स्कूटी थी उस पर 2 कट्टे राशन के लदे हुए थे, लेकिन नमक और चना मंडवा की जो बात आपने की वो नहीं था। अंदर डाल के सब लोग लेके जाते हैं, लेकिन उनके राशन पे आज की तारीख में चढ़ा हुआ भी नहीं। तारीख में भैया यहाँ पे भीड़ है इसलिए शायद मैं लिखना भूल गई होंगी। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कितने कार्ड है, ये देखो इतने कार्ड है मेरे पास एंट्री के लिए, नहीं इतने चढ़ पाए होंगे। पर हाँ ये है कि मैंने यहाँ पे एंट्री करी और सबसे मेन ये जो मशीन दी गई है इसमें ऑनलाइन सब एंट्री होती है। हो गया? तो क्या मशीन के माध्यम से ही अब पूरी एंट्री की जा रही है? हाँ वैसे तो मशीन के उससे ही हो रही है भैया सारी, बिना मशीन के तो हम एंट्री कर नहीं सकते ना भैया। और डालो बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो दुकान मालिक हैं यहाँ पर उनका साफ तौर पे कहना है कि जो राशन दिया गया है तो वो कहीं ना कहीं 54 किलो उनको दिया गया है और 2 कट्टों में भरकर वो ले गए हैं। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि नमक और चना भी उनको दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस मामले को लेकर हम कहीं ना कहीं DSO तक पहुँचेंगे और DSO से भी इसमें जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद आपके सामने पूरी रिपोर्ट इस मामले की रखेंगे कि क्या उनकी 9 यूनिट थी या नहीं थी। और अभी आपने सुना कि उन्होंने भी स्वीकार किया है कि जो उनका राशन कार्ड है उसमें वो राशन नहीं चढ़ाया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम भूल गए हैं। तो क्या ये गलती किसकी है और क्या इसको सुधारने की कोशिश की जाएगी या नहीं, या फिर इसी तरीके से राशन जो गरीबों का राशन है वो इसी तरीके से ब्लैक होता रहेगा, ये आने वाले वक्त बताएगा। जो राशन की दुकान से नमक का पैकेट दिया जा रहा है उस पर प्रिंट रेट जो है 8 रुपये है, लेकिन लोगों को उसको 10 रुपये का बेचा जा रहा है। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि लगातार जिलाधिकारी आपूर्ति जो है वो भी यही कहते हैं कि जो राशन है वो ब्लैक नहीं किया जाता है, उस पर किसी भी तरह का जो रेट है वो प्रिंट रेट है उसी रेट से बांटा जाता है। और जागो ग्राहक जागो का जो नारा है वो लगातार दिया जाता है। लेकिन जो नमक है, क्योंकि अभी हमने कई लोगों से बात की है, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो नमक का पैकेट है वो 10 रुपये का उनको दिया जा रहा है, जबकि उस नमक के पैकेट पर 8 रुपये का रेट MRP डला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी 2
रुपये ब्लैक किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसके लिए एक बार दोबारा चलेंगे हम मैम के पास और उनसे बात करेंगे। मैम, अभी कुछ शिकायत जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन्होंने बात करने से मना कर दिया है अब, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये हो उठता है कि 2 रुपये जो ब्लैक है वो आखिर किसकी जेब में जा रहा है। इसको लेकर भी हम जरूर जिला आपूर्ति से बात जरूर करेंगे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।